नमस्कार, मैं अमित कुमार तिवारी। जनमन बहुजन के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जनमन बहुजन के इस नए वीडियो से हम वर्जिनिटी, मिथक और हकीकत इस विषय पर बातचीत करेंगे। 4 लोग हमारे साथ हैं जो इस मुद्दे को समझते हैं, इस बातचीत को समझते हैं। उनके साथ जो है कि क्या कहते हैं, तमाम जो सवाल हैं उन पे बातचीत करेंगे। वर्जिनिटी को लेकर के हमारे जो समाज में ढेर सारे धार्मिक मानदंड हैं, ढेर सारी धार्मिक रूढ़ियां हैं और उनसे हम देखते हैं कि जो यथार्थ है, आज का जो सामाजिक यथार्थ है वो बहुत जो है कि क्या कहते हैं, मिलता जुलता है। मतलब जो धर्म जो बात कहता है वो 3-4 मामलों में बिल्कुल एकदम जुड़ा हुआ है। जैसे श्राद्ध के मामले हम देखते हैं कि श्राद्ध को लेकर के धर्म ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल आज जो है कि समाज में अप्लाई हो रही हैं। कुछ ऐसी जगह है जहां धर्म की कही बातें, धार्मिक किताबों की बातें हम तोड़ देते हैं, टूटी हुई हैं, लेकिन कुछ मामलों में वो बिल्कुल जो है कि क्या कहते हैं कि मजबूती के साथ आज भी जो है कि लागू है। और वर्जिनिटी ही वैसा ही मामला है जिसपे बातचीत बहुत कम होती है, या होती है तो बहुत दबे छुपे ढंग से होती है और सामाजिक दायरे में तो बिल्कुल नहीं होती है। और 2 लोग आपस में जब बातचीत करते हैं वर्जिनिटी पे तो इतने अश्लील ढंग से बातचीत करते हैं, वो बहुत जो है कि क्या कहते हैं, पितृसत्तात्मक ढंग से बातचीत करते हैं। तो इसलिए इस मुद्दे का हमने चुनाव किया है कि इस पे खुलकर हम बातचीत करें, बहस करें। और आज इस विषय का पहला एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। मनुस्मृति में जो बात कही गई है उसको मैं कोट करता हूं। मनुस्मृति में अध्याय 8 है और श्लोक संख्या 226 है। इसमें श्लोक है, पाणी ग्रहणिका मंत्रा कन्या स्वेव प्रतिष्ठिता ना कन्यासु क्वचिन नृणाम लुप्त धर्म क्रियाहिता। इसका अर्थ है कि विवाह संबंधी मंत्र कन्याओं के विषय में नियत हैं। अकन्याओं के यानी कि छत योनि होने से दूषित कन्याओं के विषय में कहीं किसी शास्त्र में भी नहीं, क्योंकि वे दूषित कन्याएं धर्म कार्य से हीन हैं। तो जो छत योनि जो कन्याएं हैं या जो कन्याएं वर्जिन नहीं हैं, उनको हमारे धर्मशास्त्र जैसी दूषित मानते हैं। पवित्रता जो है कि शादी की अनिवार्य शर्त है और वो स्त्री पवित्रता, एक कन्या की पवित्रता जो विवाह की अनिवार्य शर्त है। तो ये हमारी धार्मिक व्यवस्था है जो लगभग जो है कि आज भी उसी ढंग से चली जा रही है। तो इस पे बातचीत करते हैं। जो पहला सवाल है, आज पहला एपिसोड है इसलिए बहुत बेसिक से ही बातचीत शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है मैं मेघा जी से पूछना चाहता हूं कि वर्जिनिटी क्या है और इसको पवित्रता से कैसे जोड़ दिया गया है। क्यों इसको, एक स्त्री की पवित्रता को उसके जो है कि वर्जिनिटी से क्यों जोड़ा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? वर्जिनिटी बेसिकली एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जैसे कि हम बात करते हैं जेंडर का, तो जिस तरह से जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है उसी तरह से वर्जिनिटी भी एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जी। और वो पितृसत्ता अपना कंट्रोल स्त्रियों पे किस तरह से ला सकते हैं, किस तरह से स्त्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए किया गया एक टूल है जी। और रिलीजन अगेन, क्योंकि धर्म की बात करते हैं तो रिलीजन इमोशंस के थ्रू वुमेन को कंट्रोल करता आया है बहुत टाइम से जी। कि हम वुमेन को सर्टेन चीजें बता देते हैं धर्म के माध्यम से कि ये हमारा धर्म है और ये हमारे जो धार्मिक किताबें हैं वो हमें बता रही हैं और हमें वो करना चाहिए। जैसे कि शादी के जो रिचुअल्स होते हैं या शादी में, तो उनके अंदर वो डर पैदा किया जाता है रिलीजन के माध्यम से जी। तो रिलीजन, पेट्रियार्की दोनों साथ में काम करके वर्जिनिटी जैसा एक कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बढ़ाती है और जिसके कारण वो अपना कंट्रोल वुमेन पे असर्ट कर सके जी 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 जी। हाँ, तो जैसा कि ये बता रही हैं कि जो पैट्रियार्की है वो एक चीज जो है कि क्रिएट कर रही है। वर्जिनिटी जैसी कोई चीज तो होती नहीं है, वो एक चीज जो है कि क्रिएट कर रही है। वर्जिनिटी को लेकर के ढेर सारे जो धार्मिक मिथक हैं। मैं अगला सवाल आपसे लेता हूँ रोशन जी से कि एक जो धार्मिक इसका पक्ष है वो तो है ही, जो धर्म ग्रंथों में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, इसको मेडिकल किस तरह से देखता है, विज्ञान किस तरह से देखता है, क्योंकि वर्जिनिटी जैसी कोई चीज तो होती नहीं है। हाइमन जो कहा जाता है कि हाइमन जो है कि टूटता है, जो पहली रात को सेक्स किया जाता है
एक स्त्री पुरुष सेक्स करते हैं और पहली रात के बाद टूटता है, जबकि विज्ञान कहता है कि इस तरह की चीज मतलब नहीं है। तो इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि ये है क्या, और जो आम धारणाएं हैं जो समाज में, उसको कैसे जो है कि विज्ञान तोड़ता है और कैसे तोड़ा जा सकता है। जो वर्जिनिटी का जो सवाल है वो मेडिकल साइंस, जैसा कि मेधा ने बताया कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, और तो मेडिकल साइंस के साथ साथ सोशल साइंस का भी सवाल है। तो जहाँ तक मेडिकल साइंस की बात है, अब वो प्रूफ मतलब बहुत टाइम से ये बहुत पहले से जो मिथक थे, लेकिन आज ये प्रूफ हो चुका है कि कोई ऐसा वर्जिनिटी जैसा कोई चीज होता नहीं है। हाइमन जैसा कोई चीज, हाइमन जो है वो लगभग 50% स्त्रियों में जिनमें हाइवन है भी, उसमें भी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो, या तो कोई स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन है, महिला है, वो उसके कारण भी वो हाइमन टूटता है। और हाइमन कोई बॉटल नहीं है कि आप पैक है और आप पहली बार सेक्स करेंगे तो वहां से वो ब्लीडिंग होगी, ठीक है। अगर वो बॉटल जैसा होता है तो पीरियड्स नहीं आते महिलाओं को। हाँ, तो ये एक मिथ है। और लेकिन मेरा जो इस पे हमेशा सवाल रहता है कि अभी जैसे कि जो वर्जिनिटी के इर्द गिर्द बात होती है, उस मेडिकल साइंस की बात ज्यादा होती है जी। लेकिन वर्जिनिटी का आइडिया कैसे आया, जैसा कि बताया मेधा ने कि एक पितृसत्ता ने इस तरीके के आइडिया को लाया। और जो पितृसत्ता का रूट है वो क्या है, तो हम देखते हैं कि जब जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी थी, तो प्रिमिटिव सोसाइटी में विमेन बॉडी के सेक्सुअल उस पर सेक्सुअल कंट्रोल का जैसा कोई चीज था नहीं जी। तो जैसे जब इंसानों ने खेती किसानी करना शुरू किया, जब खेती का आविष्कार हुआ, तो तब पहली बार ऐसा हुआ कि हम एक बार अगर हम मेहनत करके अनाज पैदा कर लेते हैं तो हम 2-3 महीने उसको खा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से अब सवाल पैदा हुआ कि जो ये अब जो उत्पादन का साधन क्या है, जमीन है। अब जमीन का तो कोई उस समय रजिस्ट्री हो नहीं रहा था, तो जो कबीला जितना जमीन कब्जा कर सकता है वो जमीन उसकी है और उसको वो उस पे वो अनाज उपजाएगा। अच्छा, कोई जमीन चूंकि वो कोई आपकी निजी संपत्ति है नहीं, तो कैसे ट्रांसफर होगी। तो ये जरूरी था कि और उसके पहले महिलाएं लिबरेट थी, क्योंकि वो मेट्रिलिनियन सोसाइटी थी। जहां आप जो कहना चाह रहे हैं कि कैसे ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए बनाया गया कि एक खास जो है कि क्या कहते हैं वंशानुगत ट्रांसफर वाली, वंशानुगत ट्रांसफर के लिए। और उसके लिए जरूरी था कि एक महिलाओं के सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल हो, फैमिली ऐसा कोई स्ट्रक्चर आए, और ताकि हम बता सके कि ये जो बच्चा है वो इस महिला के थ्रू ही गया है। तो वो महिलाओं के सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल वहां से शुरू हुआ। और रिलीजन जैसी जो संस्था है वो उसको सैंक्शन करते हैं कि उसको प्योरिटी और पॉल्यूशन से जोड़ करके कि नहीं कि और ये आगे बढ़ता है कि कोई भी जो समाज में जो प्रचलित धारणा या संस्था वो होता है, वो रिवार्ड और पनिशमेंट के थ्रू होता है। तो जो महिला वर्जिन है वो बहुत अच्छी है, वो सो कॉल्ड वो बहुत संस्कारी है, पवित्र है। और जो वर्जिन नहीं है वो मतलब दूषित है, वो मतलब उल्टा है, और तमाम तरीके की ये होती हैं। तो ये चीज महिलाओं के अंदर भी आता है कि वो हमेशा अपने आप को वो प्रूफ करना है कि हम एक संस्कारी महिला हैं, इसलिए वो चीजें जो है वो पैट्रियार्की के थ्रू पूरे समाज में फैली। जी 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 जी। तो जैसा ये कह रहे थे रोशन जी कि एक महिलाओं के ऊपर दबाव होता है कि उनको लगातार अपनी पवित्रता प्रूफ करनी है, लगातार उसको बताते रहना है कि मैं पवित्र हूँ। तो ये जो क्या कहते हैं धार्मिक मानदंड है, ये जो सामाजिक मानदंड है, वो एक स्त्री को अपने जीवन को जीने में, अपने युवावस्था को जीने में क्या क्या समस्याएं पैदा करता है, और क्या क्या चीजें एक स्त्री जो है कि क्या कहते हैं उससे छूट जाती हैं जिसे वो जी सकती थी, इस जो है कि क्या कहते हैं समस्या के कारण, इस जो है कि घेरे के कारण एक स्त्री किन सारी चीजों से वंचित रह जाती है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे समाज में मुख्यतः जैसे कैरेक्टर निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे ये कोई भी स्त्री है, वो भले ही सेक्सुअली वो नहीं हो रही है, ऐसे प्रदर्शित नहीं कर रही है, या वो सेक्सुअली इन्वॉल्व भी नहीं है, फिर भी अगर वो थोड़ा सा जैसे
वो खुल के बोल रही है या बात रख रही है किसी मुद्दे पे, या मान लो जैसे वो थोड़ा बोल्ड है किसी भी चीज में, जी बोलने में, व्यवहार में, किसी में, तो उस वहीं पे वो उनका ये होता है कि वहीं पे रोक लगा दो। सोसाइटी कहती है वहीं पे रोक लगा दीजिए, जैसे कि इससे आगे ना बढ़े, वो इससे आगे बढ़ेगी तो वो आगे जा करके ये सारी चीजें ब्रेक करेगी, जैसे वो जा करके सेक्सुअली एक्टिव हो जाएगी, या उन लोगों को जस्ट जो धारणाएं हैं सामाजिकता डेवलप होगी, वो लोगों को जा करके मतलब सोशल होगी, अलग अलग लोगों से मिलेगी। तो उनका ये है कि जैसे यहीं से हमको जो वर्जिनिटी है उसको यही, अरे नहीं यहाँ इसमें संभावनाएं लग रही हैं कि वो आगे जा करके वर्जिनिटी को तोड़ सकती है या कुछ ऐसा कर सकती है, तो वहीं से उस पे बैरियर लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो कहीं पर भी जाती है, पब्लिक पैलेस पे कहीं जाती है, तो उसके साथ में कोई ना कोई रहेगा कि हाँ आपको ऐसा, जैसे बच्ची होती है, छोटी बच्ची होती है, स्कूल जाती है, लेकिन जैसे वो बड़ी हो जाती है, कॉलेज जाते हैं लोग, जैसे गाँव में क्या होता है, मुख्यतः ये होता है कि जैसे आपके 12 तक स्कूलें होती हैं गाँव में, तो गाँव में 12 तक वो परिवार की निगरानी में रहती है, तो परिवार कहता है कि हाँ हम पढ़ा देते हैं, 12 तक इसको पढ़ा देते हैं, 12 से आगे हम दूसरे गांव या शहर इसको नहीं भेजेंगे पढ़ाने के लिए, इसलिए नहीं भेजेंगे कि शहर जाएगी और ये हमारा इसका नियंत्रण से बाहर आ जाएगी, नियंत्रण से खत्म तो नहीं होता एक तरह से वो, क्योंकि कमजोर जो इतना मेंटली जो प्रेशर बना रहता है तो वो पूरी तरह से खत्म हो ही नहीं पाता, लेकिन उनको लगता है कि हमारी जो नजरें हैं वो हट जाएंगी इससे, और वहां से वो जाकर के लोगों से मिल सकती है, और वो अपना वो जो जीवन है, वो जो अपनी मन का जीवन जी सकती है, तो वो लोग वहीं पे उसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब वो जवान हो चुकी है और वो जाकर के हो सकता है लोगों को लगता है सेक्सुअली वो एक्टिव रहे, लोगों से मिले जुले और वो सारी चीजें हैं, वो अपने दोस्त बनाए, मित्र बनाए, तो वो लोग चाहते हैं कि नहीं यहीं पे इसको रोक देना जरूरी है। तो बहुत बार होता है कि स्त्रियों की एक उम्र से पहले ही उनको विवाह कर दिया जाता है, जिससे कि उनकी वर्जिनिटी बची रहे, उनको वो वाला जीवन, वो जो जीवन है जो वो एक जैसे अब वो उसके जीने की उम्र हुई है, जैसे वो जो अपना खुलकर जीना चाहती है, घूमना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है, एंजॉय करना चाहती है, या और भी बहुत सारे नए काम करना चाहती है, वो उन तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता उनको, क्योंकि वहां पे जो सोसाइटी का जो रहता है कि नहीं हमारी जो, अगर ये रहता है जैसे आपके पिता को, लड़की के पिता को या उसके भाई को भी ये रहता है कि नहीं अगर ये वर्जिन नहीं हुई, अगर इसकी वर्जिनिटी लूज हुई तो कौन लड़का ऐसे शादी करेगा, वो खुद ही सोचते हैं कि नहीं कोई नहीं कर सकता, वो खुद ही चाहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा ऐसी लड़की से शादी जिस जो वर्जिन नहीं है। उसके भाई तो वो सोचते हैं मेरी बहन से कौन शादी करेगा, वो कौन मेरी बेटी से कौन शादी करेगा अगर वो उसकी वर्जिनिटी लूज हो गई, तो वो कहते हैं नहीं ये एक प्रीशियस चीज है, इसको बचा के रखो, तो इसलिए लड़की को पहले ही उस पुरुष के हवाले कर दो जिससे किसी और से उसकी वर्जिनिटी लूज ना हो, उसके पति से ही हो, एक तरह का ये जो चीजें हैं। तो वो अपनी जो एक जो जवान होती है लड़की, या वो एक अपने जीवन अपने सपने पूरे करने की जब वो खुद मुख्तार होती है कि वो फैसला कर सके, जब वो एक अपने लिए निर्णय लेने की स्थिति में आती है, उससे पहले ही उसको रोक दिया जाता है, तो अब उसका वो जीवन तो कहाँ ही जी पाती है, उसका जीवन जी ही नहीं पाती है, अपने मन पसंद का जीवन वो बहुत सारी चीजें हैं वो कर ही नहीं पाती है, वो सारी चीजों से वंचित रह जाती है। हाँ, तो वर्जिनिटी को लेकर के स्त्रियों को ऐसे जो है कि बांधा जाता है, और उसके वो अपने जीवन को, अपने युवावस्था को कैसे नहीं जी पाए, कैसे उसके युवावस्था में जब वो इंसान खुद फैसले लेना शुरू करता है वो फैसला ले ही न पाए, उसी दौरान उसको क्या कहते हैं कि रोक दिया जाए, ये वर्जिनिटी जो है कि इस स्तर पर काम करती है। अगला सवाल मैं मेघा जी से लेता हूँ कि एक तो समाज की जो आम धारणा है वर्जिनिटी को लेकर के, जो बहुत ही पितृसत्तात्मक है और अवैज्ञानिक है, अतार्किक है, खुद मतलब एक लड़की के भीतर किस तरह की धारणाएं हैं अपनी वर्जिनिटी को लेकर के, वो एक लड़की जो है कि किस तरह से इनको देखती है कि अपनी वर्जिनिटी को लेकर के उसके दिमाग में क्या क्या चीजें मतलब चलती रहती हैं, एक समाज की धारणा से वो कितना अलग है, या फिर जो है कि क्या कहते हैं किस तरह का है। तो एक कॉन्सेप्ट है पेट्रियार्कल बार्गेन का जी, तो जिसमें कि हम लोग बात करते हैं कि वुमेन खुद ही जो पेट्रियार्की है या जो पितृसत्ता है उसमें खुद
खुद ही वो उस चीज को प्रमोट करने लग जाती हैं। तो पेट्रियार्की का कोई जेंडर नहीं है, दोनों के लिए ही वो सिमिलरली होता है, मेल फीमेल। पेट्रियार्की हैज नो जेंडर, आदमी भी लेकिन जितना। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, लेकिन यहाँ हम डिफरेंशिएट तो करेंगे, क्योंकि एक शोषक है, एक तरफ शोषक है और एक तरफ शोषित है। तो इसको थोड़ा सा समझते हुए कैसे मतलब हाँ, इसको वो किया जाए। तो जब एक वुमेन खुद को वो ऐसे वो जैसे इन्होंने बताया संस्कारी औरत होने का या संस्कारी विमेन होने का, उन पे खुद में ही बचपन से बहुत प्रेशर रहता है। जी। और सोशलाइजेशन जब हो रही होती है, जेंडर सोशलाइजेशन जब बच्चों का हो रहा होता है, तब उनको गुड बॉय गुड गर्ल जैसे कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं। जी। और लड़कियों को भी बहुत इम्पोज किया जाता है बचपन से उन पे ये चीजें कि अगर तुम किसी लड़के के साथ घूम रही हो तो तुम खराब लड़की हो, या फिर उनको घर पे आने के बाद उनको डांटा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। घर के स्पेस के अंदर जहाँ पे सबसे पहली बार सोशलाइज करती हैं बच्चे या बच्चियां, वहां पे उनको पहली बार बोल दिया जाता है कि तुम पुरुष, जब वो बड़े हो रहे होते हो एडोलसेंस वाले फेज में, तो वहां पे अपने मेल जो मेंबर्स हैं उनके सामने में इस तरीके से जाओ, दुपट्टा लेकर जाओ। तो वो खुद ही कंसीव कर चुकी होती हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो गलत है, और वो खुद में वो आइडेंटिटी लेकर चलती है कि हो सकता है कि वर्जिनिटी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे आइडेंटिटी का। जी जी। और बहुत सारी लड़कियां छिपाती हैं शायद ये चीजें खुद से, या उनका ये डर रहता है कि अगर बाई चांस किसी को पता चलता है कि वो वर्जिन नहीं है तो उनकी शादी नहीं होगी और उनके रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट पड़ेगा, जबकि वो उनके आइडेंटिटी का पार्ट नहीं होना चाहिए। बट वो खुद भी एक वर्जिनिटी को एक आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानती है। जी जी जी। हाँ, ये एक धारणा तो क्या कहते हैं कि है, और वो हिस्सा ही है, उस पैट्रियार्की का हिस्सा है। शोषित होते हुए भी तमाम बार हम उसके अनुकूलित जैसा जो है कि दिखने लगते हैं। अगला सवाल मैं रोशन जी से लेता हूँ। एक जो वर्जिनिटी है वो एक महिला के लिए सीमा के तौर पे है, वो उसकी पवित्रता से जुड़ा मसला है। लेकिन एक पुरुष की वर्जिनिटी को माना जाता है कि एक पुरुष की वर्जिनिटी, अगर एक पुरुष वर्जिन है तो उसके भीतर अनुभव की कमी है, मतलब अगर वो वर्जिन है तो यानी वो कमतरी है। और जबकि एक स्त्री की वर्जिनिटी उसकी सामाजिक मर्यादा को निर्धारित करती है। तो ये कैसे, इसके पीछे कारण क्या है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए कि एक तरफ जो स्त्री की वर्जिनिटी है वो उसकी सामाजिक मर्यादा है, उसकी पवित्रता है, उसकी कमी है, अगर वो खत्म होती है तो अगर पुरुष नहीं खत्म करता है, अगर वो वर्जिन है, तो माना जाता है कि उसके अनुभव की कमी है, वो जो है कि चीजों को नहीं जी पाया है। हाँ, जो वर्जिनिटी का जो सवाल है वो बहुत ही इंटरसेक्शनैलिटी के साथ तो देखा जाना चाहिए। और पुरुष की वर्जिनिटी कभी उस तरह का मुद्दा समाज में रहा नहीं। सबसे अगर पुराना अगर ऑक्यूपेशन देखें तो एक जो प्रोस्टिट्यूशन का एक ऑक्यूपेशन माना जाता है, और तमाम जब लोग शहरों में आना शुरू किए, जब अपना जो उत्पाद लेकर के आना शुरू किए, तब से वो आप देखेंगे कि इस तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल जो सेक्सुअल रिलेशन या प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशन ये रहा। तो मुझे लगता है कि ये कोई समाज के लिए उस तरह का मुद्दा रहा भी नहीं। और सही बात है कि वो जब आपस में बात करते हैं, मतलब इवन मैं अपने बचपन में देखा हूँ कि जब गांव में 8-10 लड़के बैठते हैं तो बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, और ये मतलब वो बहुत ही उस चीज़ को प्राउडली बताते हैं कि, और वो सिर्फ वर्जिनिटी की बात नहीं बल्कि वो जो फोर्सफुल सेक्सुअल रिलेशन जो हैं आप देखते हैं कि समाज में किस तरीके से बनते हैं, उसको भी वो बहुत इंजॉय करते हैं। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कास्ट का, इसमें अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जिस पे बात करना चाहिए कि वर्जिनिटी भी किस महिला के साथ जुड़ा हुआ मामला है। जो अपर कास्ट महिलाएं हैं उनके साथ प्योरिटी का मामला ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि वो हम अपर कास्ट महिलाओं की वर्जिनिटी को बचाएंगे। इसी देश में देवदासी जैसी प्रथा थी जहाँ पे आप वो पंडित होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, वो अनमैरिड विमेन के साथ सेक्स करते थे। इसी समाज में हम देखते हैं कि फोर्सफुली सेक्स किया जाता है, रेप किया जाता है, सेक्स नहीं होता है, वो रेप किया जाता है, और उसको बहुत ही इंजॉय किया जाता है, उसको प्राउडली बताया जाता है
कि अपर मतलब जो सामंती इस तरीके की हिंसा को, तो जो दलित महिला की जो वर्जिनिटी है उसको, उसके बारे में तो कोई कंसर्न नहीं है समाज। तो जो अपर कास्ट विमेन है उसको एक बहुत ही अपनी वस्तु की तरह, अपनी कमोडिटी की तरह वो देखता है कि नहीं, हमको ये प्रोटेक्ट करके रखना है और इसकी वर्जिनिटी लूज नहीं होनी चाहिए, ये हमारा संपत्ति है, ये खत्म नहीं होना चाहिए। तो मतलब आप देखिए कि एक स्पॉइल्ड आइडेंटिटी जो अभी मेरा बात कर रही थी कि जो आइडेंटिटी है वो स्पॉइल्ड आइडेंटिटी, इसको हम कह सकते हैं जहाँ पे समाज जो है वो आपकी आइडेंटिटीज को तय करता है। आप जो विमेन की आइडेंटिटी वो खुद नहीं तय करती है, वो समाज तय करता है। और समाज, भारतीय समाज में खाप जैसी संस्थाएं हैं जो तय करती हैं कि आप किससे प्यार करते हैं, कर सकते हैं, किससे प्यार नहीं कर सकते। आज भी हम कहते हैं कि 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और बहुत हम आगे आ गए हैं और मॉडर्निटी का टाइम है, पोस्ट मॉडर्निटी का टाइम है, ब्ला ब्ला तमाम बातें होती हैं। आज भी कैसे कोई खाप पंचायत ये बोल सकता है कि लड़कियां फोन नहीं रख सकती हैं, ये तक तय करता है। जी। तो मतलब वर्जिनिटी तो बहुत आगे का मामला है कि आप फोन नहीं रख सकते हैं, खाप समाज तय कर रहा है आपका। तो मैं इसको इस तरह से ही देखता हूँ। और यही समाज जो शादी के पहले औरतों की वर्जिनिटी को लेकर इतना कंसर्न होता है कि मतलब नहीं, मतलब ये कैसे खत्म ना हो जाए वर्जिनिटी, कोई ऐसी चीज है जो खत्म हो जाती है। तो और शादी के जस्ट बाद वो चेक करता है बेड के नीचे पापड़ रख के, व्हाइट चादर बिछा करके कि वो वर्जिनिटी लूज हुई कि नहीं। अगर नहीं हुई, 6 महीने में अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई स्त्री, तो उसके ऊपर फिर एक लांछन लगता है कि अच्छा ये बच्चे नहीं दे सकती है। तो उसके बाद पूरा समाज इस चीज को लेकर कंसर्न हो जाता है कि जल्दी से इस वर्जिनिटी लूज हो। तो ये तो इस तरह का ही मामला है। जी जी जी। तो अभी जो रोशन जी बात कर रहे थे, पंजाब में खाप पंचायत बैठी और उसमें बाकायदा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए और उसमें 11 मसौदे पेश किए गए जिसमें ये कहा गया कि कौन लड़की फ़ोन रख सकती है कि नहीं रख सकती है, किस उम्र में शादी होगी, और वो खाप पंचायत जो है कि तय हो रही थी। और ये सार्वजनिक तौर पे तय हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो कहती है कि प्रगतिशील विचारों की पार्टी है, वो उसमें शामिल थी, सक्रिय रूप से उनका मुख्यमंत्री शामिल था और ये चीज़ें की गई। एक सवाल जो आप कह रहे थे खाप पंचायत के संदर्भ में, उसी सवाल को मैं वो करता हूँ। महाराष्ट्र में जो कंजर भाट समुदाय है या फिर राजस्थान में जो सासी समुदाय है, तो इस समुदाय में जब शादी होती है तो पहली रात को चादर बिछाया जाता है और उसमें क्या कहते हैं कि जब रिलेशनशिप बनता है, दैहिक जब संबंध बनता है, तो सुबह जो है कि खाप पंचायत के सामने वो चादर दिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि देखो मेरी बहू जो है कि क्या कहते हैं पवित्र थी। और ये धारणा क्या कहते हैं कि एक आम समाज में है कि जो गांव का समाज है, खास करके गांव का समाज है, जो कहा जाता है कि पढ़ा लिखा नहीं है और उसके क्या कहते हैं कि भीतर ही ये सारी चीजें हैं। ये शहरों में जो है कि ये चीजें खत्म हो गई हैं। क्या इस तरह की बात जो है कि कही जा सकती है कि नहीं, जो वर्जिनिटी का जो मिथक है, वर्जिनिटी की जो समस्या है, ये क्या कहते हैं कुछ खास समाजों तक की समस्या है, ये शहरों में नहीं है, और क्या कहते हैं शहरों में प्रगतिशील लोग रहते हैं, उनके भीतर ये चीजें खत्म हो गई है। मैं मेधा जी से सवाल करता हूँ। नहीं, मैं पर्सनली नहीं अग्री करूंगी इस चीज़ से कि शहरों में ये चीज़ें ख़त्म हो गई है। कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने देखा, जो ये मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं या मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि शहरों में काफ़ी कॉमन है डेटिंग एप्स पे, तो वहाँ पे उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं वर्जिन विमेन। तो हम ये तो नहीं मान सकते हैं कि एक गांव में या फिर रूरल कॉन्टेक्स्ट में ही ये चीजें होती हैं। और इनफैक्ट डेटिंग एप्स पे, जो कि बहुत ही कंसर्न्ड चीज है कि डेटिंग एप्स पे लोग नॉर्मली दे गो टू मेक आउट और ऐसा कैजुअल रिलेशनशिप्स का बहुत ट्रेंड है। बट जब ये एप्लीकेशंस, मैट्रिमोनियल साइट जैसे एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे वो लोग जब रिलेशनशिप की बात करते हैं या फिर जब शादी की बात करते हैं, तब वो ओपनली पूछते हैं कि आप वर्जिन हैं या फिर हमें बस वर्जिन लड़कियां चाहिए। तो मैं जो ल्यूसी एरिगेरे का एक कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे वो बहुत बात करती हैं कि कैसे अर्बनाइज्ड नोशंस ऑफ वर्जिनिटी है वो बहुत डिफरेंट है विथ द मार्जिनलाइज्ड वुमेन। जैसे आपने बोला कि कास्ट प्यूरिटी का भी जो कॉन्सेप्ट है, तो अभी भी अपर
कास्ट में या फिर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज में वर्जिनिटी को एज अ ऑनर दिखाया जाता है और उसको बहुत अलग वे में प्रेजेंट किया जाता है। हो सकता है वो चादर नहीं दिखाते होंगे दोबारा, लेकिन उनके तरीके अलग होते हैं और चीज़ें कि वो बहुत प्योर है, बहुत सिविलाइज्ड है, बहुत अच्छे फैमिली से आती हैं, ऐसे टर्म्स का यूज करके वो प्रेजेंट करते हैं सिमिलर नोशन को। जी जी। तो ये जो एक बात है कि नहीं, शहर का जो समाज है वो प्रगतिशील समाज है और उसके भीतर ये नहीं है और ये पिछड़े मूल्य हैं जो अविकसित जो है कि जगहों, खास करके गाँवों और कुछ खास समुदायों, तमाम जब इस तरह की बातचीत आती है तो हमारे दिमाग में या तो आदिवासियों का चरित्र आ जाएगा या फिर बहुत जो है कि क्या कहते हैं गंवई कोई चरित्र आता है। जबकि हम देखते हैं कि जो हाइमेनोप्लास्टी में जो खर्च होता है वो तमाम बार 50-60 हज़ार रुपये एक डॉक्टर लेता है और वो कोई गांव का वो तो बहन कर नहीं सकता है। तो ये एक चीज़ है। अगला सवाल जी। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अगर आप जुड़ना चाहें। मतलब आप एग्जाम्पल अपनी ही समाज से अगर लें तो ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ के अंदर जो इस तरीके के रिलेशनशिप हैं वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं जी। और जैसे घोतुल प्रथा छत्तीसगढ़ के उसमें गोंड कम्युनिटी के अंदर है, जहाँ पर प्री मैरिटल सेक्स बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है। वो लोग मिलते हैं, जो लड़के लड़कियां हैं वो मिलते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं। तो या फिर मेघालय के कई सारे ट्राइब्स हैं जिसमें ट्रायल मैरिज का कॉन्सेप्ट है। वो एक लिमिटेड टाइम के लिए 6 महीने के लिए वो मिलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और अगर नहीं एक दूसरे से कंफर्टेबल है तो वो फिर अलग हो जाते हैं। तो ट्राइबल समाज में तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस रही हैं हमारे उसमें जी। तो ये भी एक मिथ है जो बनाया गया है और वो ऊपर से ही वो थोपा गया है कि आप अनसिविलाइज्ड हो और हम सिविलाइजेशन सिखाएंगे आपको कि ये सिविलाइजेशन, ये मॉडर्निटी का आइडिया हम बताएंगे कि कैसे जीवन जीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं। तो अगला सवाल मैं पूजा जी से लेता हूँ कि अमूमन देखा जाता है, अमूमन नहीं, ये हमारे समाज में होता है कि जो स्त्री की जो यौनिकता है इसको कंट्रोल करके और एक हथियार की तरह इस्तेमाल हमेशा किया जाता रहा है, चाहे वो युद्ध के समय में हो चाहे अभी जो ये वर्जिनिटी वाला मामला है। तो एक ये कौन सी धारणा है, ये कौन सी सामाजिक सोच है जहां पर हम एक स्त्री की यौनिकता को हम उसको कंट्रोल करके हथियार की तरह इस्तेमाल करें? जैसे एंगल्स की किताब है परिवार, निजी संपत्ति और राज्य। जी हाँ। उसमें जैसे उन्होंने बताया कि जैसे जो स्त्री है वो भी एक संपत्ति की तरह सोसाइटी में चला आ रहा है कि वो संपत्ति है, पुरुष की संपत्ति है। जैसे पत्नी है तो पत्नी पुरुष की संपत्ति है, जैसे फ्रिज और कूलर या जो भी है ये मेरी संपत्ति है, उसी तरह से इसमें मेरा अधिकार है जी। उसी तरह से जो स्त्री है, जो मेरी पत्नी है या मेरी जो बेटी है या वो जो है बाकी जो स्त्री समुदाय है, उस पे पुरुष कहता है कि ये मेरी संपत्ति है और मैं इनको अपने हिसाब से जैसे जैसे चाहूँगा इस्तेमाल करूँगा, यूज करूँगा। वो उसको अपने सुविधा की, अपने भोग की या इस्तेमाल की वस्तु समझता है। तो वो चाहता है, जैसे एक पुरुष है तो वो चाहता है कि ये जो स्त्री है, ये जो पत्नी है मेरी, ये मेरा ही सामान है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जैसे वो चाहेगा कि कोई भी पुरुष, कोई भी अन्य पुरुष इसको इस्तेमाल ना करे। सीधा सा ये कि इस्तेमाल करना है। वो एक स्त्री को एक मनुष्य के स्तर पे देखते ही नहीं है तो वो तो एक सामान की तरह ही देखते। तो वो चाहते हैं ये जो सामान है ये मैं ही इस्तेमाल करूं, दूसरा नहीं। तो उसमें ये है कि जैसे वो इस तरह से चीजें डेवलप करते हैं, जैसे वर्जिनिटी को लेकर के सोसाइटी में, खासकर महिलाओं में ही ये कर देते हैं कि जैसे तुम्हारी जो वर्जिनिटी है, जैसे लड़की है आपकी, जैसे बेटी है, उसको उसके अंदर ये डाला जाता है कि नहीं, तुम्हारी वर्जिनिटी फर्स्ट नाइट में ही लूज होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। तो लड़कियों की जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग कर दी, जैसे हम कहते हैं कि जैसे मेघा ने कहा कि पेट्रियार्की का कोई जेंडर नहीं होता, नहीं, जेंडर होता है, लेकिन वो क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां जो है पेट्रियार्कल हमको नजर आती हैं, तो वो उनकी कंडीशनिंग है, वो उनकी ट्रेनिंग कर दी गई है। नॉर्मली हम देखेंगे तो ऐसा नहीं। से ये है कि स्त्री और पुरुष की, एक लड़का और एक लड़की कंडीशनिंग अलग तरीके से होती है। जैसे उनको हर चीज़ों में, जैसे बहुत अभी तो फिर भी मान लीजिए कुछ चीज़ों में
बदलाव आया, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उनके खान पान में, उनके पहनावे में, उनके खेल खिलौने में जो गैप अंतर रखा जाता है कि नहीं लड़का है तो इस तरह के कपड़े पहनेगा, लड़की है तो ऐसे पहनेगी। तो जो कंडीशनिंग कर दी जाती है, तो कंडीशनिंग से ये डाल दिया जाता है कि हमको पुरुष ये सोचते हैं कि हमको बाद में कहना ही ना पड़े, वो खुद ही अपनी यौनिकता को, अपनी वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करे, खुद ही करे, हमें ना करना पड़े। वो खुद ही उसकी कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है कि नहीं तुम्हें पुरुष मित्र बनाने से बचना है, उनसे दूरी बनानी है, तुम स्कूल में भी जा रही हो तो तुम्हें इस तरह से बैठना है, ऐसे दुपट्टा लेना, इस तरह की चीजें उनमें की जाती हैं। तो वो खुद धीरे धीरे एक तरह से जो पेट्रियार्कल माइंड सेट उसका कर दिया जाता है, जो उसका माइंड है उसके माइंड में ही पेट्रियार्की भर दी जाती है एक तरह से, क्योंकि वो जब बच्ची है तभी से भरा जा रहा है। तो वो जब उसको कहा जा रहा है कि नहीं ये एक तरह से उसमें ये कहा जाता है कि देखो तुम्हारी जो वर्जिनिटी है वो तुम्हारा जो पति होगा उसी से वो लूज होनी चाहिए, और किसी से नहीं। अगर और किसी से लूज होती है या ऐसी संभावनाएं होती हैं तो वो उनको लगता है कि ऐसा है, तो उससे पहले वो उसकी या तो विवाह करवा देते हैं, उसको वहां तक जाने नहीं दिया जाता है, उसकी शादी कर देते हैं। तो वो ये देखते हैं कि नहीं ये अपने आप, तो एक स्त्री में जैसे वो रहती है, जैसे वो किसी लड़के के फिर प्रेम में पड़ती है या फिर किसी से प्रेम करती है, तो वो चाहती है कि नहीं अब इसके साथ मैंने प्रेम किया है, इसके साथ में मेरा सब कुछ हुआ है, तो मैं इसी से शादी करूँ। फिर उस पर चाहती है कि उसी से उसकी शादी हो, चाहे वो कैसा भी लड़का हो। फिर बाद में वो चाहती है बहुत बार ऐसा, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है। गाँव में मोस्टली ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वो चाहेगी कि नहीं इस लड़के के साथ में मैं अगर फिजिकल हो रही हूँ या चीज़ें मेरी हो रही तो मैं इसके साथ में मेरी शादी हो, आगे हो। तो वो मोस्टली लड़कियाँ ये करती हैं। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात करी, शहरी पृष्ठभूमि की इतनी खास ये जो बच्चियों के लेवल की जानकारी मैं नहीं कह रही हूँ। वो ये रहता है कि नहीं जैसे मेरा जो इसके साथ में जो चीज़ें हुई हैं तो अब ये शादी तक जाएं, और नहीं तो आगे जो दूसरा लड़का होगा जिससे मेरी शादी होगी, इसके अलावा अगर मैं किसी शादी करूँगी तो वो मुझसे जब उसको जब पता चलेगा कि मैं वर्जिन नहीं हूँ तो वो मुझे या तो तलाक दे देगा, नकार देगा, या फिर मेरे साथ में उस तरह से नहीं रहेगा या मेरा संबंध उस तरह से नहीं चलेगा। तो वो अपनी वर्जिनिटी को खुद ही बचाती है। तो वो पुरुषों के लिए एक हथियार ऑटोमेटिकली हो गया कि वो खुद ही उनमें डाल दिए हैं कि नहीं, वो स्त्री खुद ही अपना हथियार तय करती है। तो वो चीजें उसमें डेवलप कर दी गई हैं इस तरह से। इस तरह से देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो बात है, ये जो हम कह पा रहे हैं, जो सोच पा रहे हैं, ये कंडीशनिंग जो हमारी भी हुई है, या फिर जो है कि क्या कहते हैं, हम जिस भारतीय समाज में रहते हैं, जो एक सामंतवादी समाज है, ब्राह्मणवादी समाज है, पैट्रियार्कल समाज है, और हमारी भी कंडीशनिंग उस तरह की होती है। हम धर्मग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, बचपन में हमने धर्मग्रंथ नहीं पढ़े, मनुस्मृति नहीं पढ़ी, हमने गौतम धर्मसूत्र नहीं पढ़ा, कामसूत्र हमने नहीं पढ़ा, लेकिन वो चीज़ें हमारे भीतर आ जाती हैं बिना जो है कि क्या कहते हैं इन धर्मग्रंथों को पढ़े हुए ही। फिर एक स्टेज पर हम जाते हैं जब हम इन सारी चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तमाम बार हम तोड़ देते हैं, तोड़ने का दिखावा करते हैं, या फिर जो है कि नहीं तोड़ते हैं। तो ये एक कॉमन सवाल है, मैं तीनों लोगों से पूछना चाहूँगा। थोड़ा व्यक्तिगत सवाल भी ये होगा कि क्या प्रक्रिया है, मतलब अगर कहें कि आप तीनों के जीवन में इस चीज़ को ग्रहण करने का, फिर इससे जो है कि निकलने का, या फिर अगर हम नहीं निकल पाए हैं तो उसको भी अगर हम खुल करके क्योंकि इस मामले में ये होता है कि सार्वजनिक तौर पे तो अमूमन सब, अगर हम 100 लोगों को यहाँ पर बैठाएं और कहें कि वर्जिनिटी जो है कि क्या कहते हैं आपके लिए कितना मायने रखता है, तो हो सकता है कि उसमें 95 लोग, 90 लोग, 80 लोग इस तरह के मिले जो ये कह दे कि नहीं हमारे लिए वर्जिनिटी जो है कि क्या कहते हैं कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या है, और ये युवाओं की समस्या है। ये क्या कहते हैं कि जो आप कह रही थी, तो मैं भी पढ़ रहा था कि एक मैच मेकर हैं ऑन्ड्रिला कपूर करके, और उनसे किसी ने जो है कि क्या कहते हैं संपर्क किया, और उन्होंने बकायदा IIT की है और लाखों रुपए उनकी सैलरी है, और उन्होंने ऑन्ड्रिला कपूर से जो मांग रखी उसमें उन्होंने ये कहा कि 30 साल से कम की लड़की होनी चाहिए और वो वर्जिन होनी चाहिए, उसका पहले से जो है कि किसी से संबंध नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हैं कि इस तरह की जो है कि हमें लड़की आप दीजिए। और वो लाखों कमाने वाले हैं, IITians हैं। तो एक समय पे जा करके हम तमाम बार इन चीजों को तोड़ नहीं पाते, भले सार्वजनिक तौर पे कह पाए।
तो इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको हम कैसे ग्रहण करते हैं और फिर जो है कि कैसे हम इसको छोड़ते हैं, ये एक जरूरी सवाल है जो अगर हम बातचीत करते हैं, बताते हैं, तो समाज को हेल्प होगी। तो ये कॉमन सवाल है तीनों लोगों से, बारी बारी से आप अगर शुरू कर दें। तो जैसे कि जहां तक धर्म ग्रंथों का पहले आपने सवाल किया, जी। तो चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सारे धर्म ग्रंथों को देखेंगे तो इसमें इस तरीके के मिथक हैं, और यूरोप से लेकर के सेंट्रल एशिया से लेकर के तमाम इस रीजन में इस तरीके के मिथक इसमें हैं। और अगर धर्म ग्रंथों में नहीं भी है, धर्म ग्रंथ तो एक बात है कि धर्म का काम ही है कि जो स्ट्रक्चर है, जो एक शोषणकारी एक जो ढांचा बना हुआ है, उसको न्याय संगत ठहराने के लिए तमाम नियम कानून बनाना, और इस तरीके का से कानून बनाना कि उसकी स्वीकार्यता समाज में बढ़े। तो ऐसे इस तरीके के हम धर्म ग्रंथों में तमाम महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ चीजें देखते हैं, जिसको वो खुद भी मानते हैं, और मानते हैं कि कोई है ऐसा जो हमसे हिसाब मांगेगा, और वो मौत के बाद के उसमें कहानियां होती हैं, और पनिशमेंट का उसमें ज्यादातर पनिशमेंट होता है। तो ये पनिशमेंट का आइडिया हर लॉ के साथ जुड़ा होता है, कोई भी कानून बनता है तो उसमें पनिशमेंट जरूर ऐड होता है। तो धर्म भी जो कानून बनाता है, जो नियम बनाता है, वो पनिशमेंट है कि आप ये नहीं करेंगे तो आपको इस तरह का पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन देखिए, जिस धर्म में नहीं भी है, बुद्धिज्म में इस तरीके की कोई बात नहीं है वर्जिनिटी को लेकर के। बुद्धिज्म ज्यादातर बात करता है कि वो काम मत कीजिए जिससे आपको नुकसान हो, ठीक है। लेकिन जहां पे बुद्धिज्म है वहां पे भी आप इस तरह की प्रैक्टिस देखेंगे, क्योंकि बाकी भी कारण है उस स्ट्रक्चर में। आप चाहे वो चाइना के अंदर हो, श्रीलंका के अंदर हो, जहां पे बुद्धिज्म है, उस स्ट्रक्चर में ये सब चीजें हैं, तो उसको भी धर्म एडॉप्ट कर लेता है, या फिर समाज उसको एडॉप्ट कर लेता है। तो धर्म तो एक टूल है जो इसको इस तरीके के मिथक को और कंट्रोल को रीइंफोर्स करता है। जो आधुनिक संस्थान जिसको हम कहते हैं, राज्य जैसे कि है, राज्य भी इसको रीइंफोर्स करता है। इसी देश में 2 फिंगर टेस्ट होता था रेप विक्टिम्स का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया कि तो ये एक इसी आइडिया से आया हुआ चीज है कि आप 2 फिंगर इंसर्ट करेंगे, देखेंगे कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। आप और इस तरीके के फ्रांस के अंदर भी 2020 तक वर्जिनिटी सर्टिफिकेट इशू होता था, और उसको बंद किया गया 2020 में। नेपाल में अभी कुछ दिन पहले। आज भी भारत में मैरिटल रेप कोई क्राइम नहीं है, जबकि आपका कंसेंसुअल सेक्स जो है वो प्री मैरिटल कंसेंसुअल सेक्स सोशली आपको झेलना पड़ता है, आपकी ऑनर किलिंग हो जाती है। इतना सम्मान का मुद्दा है कि हजारों महिलाओं की हत्या कर दी जाती है इस सम्मान के नाम पे। लेकिन अगर शादी हो गई तो फिर वो जो महिला की बॉडी है वो रेप के लिए अवेलेबल है। तो और वो राज्य भी उसको उस तरीके से देखता है, न्यायालय भी कहता है कि नहीं, मतलब कई बार इस तरीके के डेरोगेटरी रिमार्क दिए गए कि नहीं, तो शादी क्यों की थी? शादी का मतलब ही होता है कि आप सेक्स के लिए अवेलेबल हो। तो इस तरीके के संस्थान भी इसको मतलब रीइंफोर्स कर रहे हैं। ये और तो मेरा एक सवाल था कि व्यक्तिगत थोड़ा सा सवाल बनता है कि क्या प्रक्रिया रही है, कैसे हम मानते हैं कि नहीं इस चीज से हम निकल गए हैं, हमने कैसे ग्रहण किया, और क्या रास्ता रहा जिससे लगता है कि नहीं हमने कुछ चीजों को जो है कि तोड़ा है। थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन तो जैसे कि जिस समाज से आते हैं वो जो हम लोग की बचपन से लर्निंग कंडीशनिंग है वो यही है कि वर्जिनिटी को हम उस तरीके से ही देखते आए हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं देखूं तो एक साइंटिफिक लिटरेचर से एक जो एक्सपोज है, साइंटिफिक लिटरेचर से मतलब मेरा कोई नेचुरल साइंस से मतलब नहीं, साइंस पे ही अलग डिबेट है। मतलब अगर उस पर हम लोग बात करें कि साइंस कितना न्यूट्रल है, कितना वो है, लेकिन जो वैज्ञानिक चेतना की बात है कि, और वैज्ञानिक चेतना अगर आपके पास आती है तो आप बहुत सारे सवालों से डील कर लेते हैं, चाहे वो कास्ट का भी सवाल हो, जेंडर का भी सवाल हो। अगर आप वैज्ञानिक चेतना आएगी तो आप फिर आप ये कैसे मान लेंगे कि ये पानी का ग्लास छूने से ये अछूत हो जाता है, इसमें कुछ वो हो जाता है। तो ये तो वैज्ञानिक चेतना का विकसित होना बहुत जरूरी है। जो आधुनिक लिटरेचर है उनको पढ़ना मतलब जरूरी है, और बातचीत और संवाद से। मेरे जीवन में अगर मैं बात करूं तो जब यूनिवर्सिटी आने से पहले मैं बहुत सारे मामले में मतलब उतना एक्सपोज नहीं था सोच समझ के मामले में। लेकिन जब आप आपके महिला दोस्त बनते हैं और आप महिलाओं से बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस सुनते हैं,
तो बहुत सारी चीजें लगती हैं कि जैसे कर्फ्यू टाइमिंग है, यूनिवर्सिटी के अंदर कर्फ्यू टाइमिंग का सवाल है। जी जी जी। तो मेरी एक दोस्त ने बताया, जब मैं बीए में यहाँ पे आया बीएचयू के अंदर, तो मेरी दोस्त ने बताया कि जैसे हम हर रात को 11-12 बजे आमतौर पे हम लोग जाते थे, पहलवान लस्सी का दूध पीते थे, फिर चले जाते थे घाट, और हम लोग ये नॉर्मल था। लेकिन उससे एक बार मैंने बात किया तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो कभी पी नहीं पहलवान लस्सी का दूध, क्योंकि उसके तो 7 बजे गेट बंद हो जाता है। तो आप उसके एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं कि जो चीजें हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, वो उस चीज को कभी वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। उसको नहीं पता है कि रात का बनारस कैसा दिखता है, उसको नहीं पता कि घाट कैसा दिखता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप बात करते हैं और संवाद करते हैं कि छेड़खानी कैसे होती है, कैसे लोग उसके बारे में बात करते हैं, कैसे किसी लड़के से बात करने पे किसी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाता है। कैंपस में जिसको हम बहुत प्रोग्रेसिव स्पेस मानते हैं, वहां पर भी आप देखेंगे कि स्टूडेंट हो चाहे वो प्रोफेसर हो, सबके बारे में वो उसके कैरेक्टर के बारे में बात होता है। तो इतना मिनिमम चीज, मतलब एकदम इसको जो है वो भी मतलब उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इस तरीके से यही जर्नी रही जिससे हम मतलब इस चीज को समझ पाए। जी जी। आपसे अगर उन्होंने बताया कि एक डेमोक्रेटिक जो दायरा है, आप जब उसको विस्तार देते हैं तो ये मौका आपके उसमें, आप अगर बताना चाहें। जी। तो मतलब वर्जिनिटी वही बचपन से एज अ वुमेन, बचपन से ऐसे बता दिया जाता है कि ये आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, और ऐसा जूडिथ बटलर का जो कॉन्सेप्ट है जेंडर परफॉर्मेटिविटी का, कि जो लड़के होते हैं वो अपने फादर से अपने आप को एसोसिएट करने लगते हैं, जो भी मेल मेंबर्स होते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी अपीयरेंस होता है वो उनके जैसा होता है, और लड़कियां जो फीमेल मेंबर्स होती हैं उनके तरह। जी। तो वो बस अपीयरेंस से नहीं, हम उन चीजों को भी धीरे धीरे खुद में एम्बॉडी करने लग जाते हैं, जैसे कि कपड़ा पहनना या वो चीजें, और घर में भी उसी तरह से कंट्रोल करना सिखाया जाता है, जैसे कि उन्होंने बोला कि दुपट्टा लेके स्कूल जाना। और नॉट जस्ट स्कूल, एक्चुअली यूनिवर्सिटी स्पेस की अगर हम बात करें तो बीएचयू जैसे स्पेसेस में मैं आज सुनी किसी प्रोफेसर के मुंह से ये बात कि अभी जो जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं वो तो बहुत ही कुछ भी कपड़े पहन के आ रहे हैं, तो मेरे में हिम्मत नहीं थी, हम लोग अलाउ नहीं करते हैं ऐसे कपड़े पहन के आना। तो मैंने पूछा कि वो क्या पहन के आई थी, एंड वो बोले कि स्लीवलेस पहन के आ गई थी मेरे क्लास में, और उनका फ्रेजाइल मैस्कुलिनिटी इतना ट्रिगर कर गया कि वो लड़की उनके क्लास में कैसे स्लीवलेस कपड़ा पहन के आ गई हैं। तो क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स आप उसके बाद आप उस औरत के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और मैं 2 रेफरेंसेस भी बात करूंगी जो आपने मैरिटल रेप, अभी रिसेंटली जो चिरैया करके एक सीरीज आया है, तो वो भी बहुत रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे विमेन को मतलब शादी के बाद, मतलब ऑल द नॉन कंसेंशुअल सेक्स इज रेप, दैट वी ऑल नो, लेकिन उसका पति ये मानने के लिए बहुत टाइम तक तैयार ही नहीं था। वो बोला कैसे मैं गलत हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता। तो उसी तरह से विमेन को, और दूसरा जो कास्ट का सवाल है कि अभी रिसेंटली दरभंगा में एक केस हुआ था जिसमें कि एक डीएमसीएच का केस था, जिसमें कि एक लड़की ने शादी कर ली अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और उसके पिता ने तो, और जो लड़की का परिवार था वो ब्राह्मण था और लड़के का परिवार शायद ब्राह्मण नहीं था, और उस लड़की के पिता ने उसकी हत्या कर दी, उस लड़के की हत्या कर दी। तो क्योंकि उनका प्राइड इतना हार्म हो गया कि उनकी जो संपत्ति है, वो जो बेटी उनकी संपत्ति है, वो किसी और मर्द, और वो भी किसी और जाति के मर्द के साथ कैसे रह सकती है, शादी कर सकती है, या कोई भी संबंध बना सकती है। और उसके भाई ने बाद में उस चीज का क्लैरिफिकेशन दिया है रिसेंटली कि तो क्या दलित के साथ शादी करने देते उसको। तो औरतों की कैरेक्टर्स को हम हमेशा अपना कंट्रोल, जो आपने बोला कि फ्रेडरिक एंजल्स की बुक है फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट वाला, उसमें उन्होंने बोला है कि किस तरह से हमको पावर असर्ट करने के लिए हमको अथॉरिटी चाहिए। अब ये ग्लास को मैं उठाने के लिए मैं ये मानूंगी कि ये मेरा है, तब मैं उसको उठा सकती हूँ, बिना इस बात को माने कि ये मेरा है मैं नहीं उठा सकती हूँ। तो अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट लाया। और दूसरा सवाल जो आपका था कि पर्सनल वो, तो जैसे कि उन्होंने बोला कि जब भी आप थोड़ा भी साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे और आपको लगेगा कि रिलीजन और इन सब के नाम पे आपको बस बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है, तो आप नहीं अग्री करेंगे उन चीज़ों से। और मतलब
सबसे पहले शायद इन्होंने बताया था कि वो मेंस्ट्रुएट ही नहीं कर पाएगी अगर वर्जिनिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट होगा तो दैट इज वेरी ऑब्वियस। और Amazon पे जब मैं मास्टर्स में थी तो मैंने देखा था कि Amazon पे पिल्स आते हैं और टैबलेट्स होते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि वो हाइमन ग्रो हाइमन इन 1 वीक, ग्रो हाइमन इन 2 मंथ। तो ये सब पॉसिबल नहीं है मेडिकली और बायोलॉजिकली। तो इट इज ऑल कि कैसे हमको सेल किया जा रहा है। मार्केट एक प्रोडक्ट है, इन सब चीजों को मार्केट एक स्पेस है जहाँ पे हमको ये सारी कंडीशन की जा रही है। और अगर वर्जिनिटी इतना ही प्रॉब्लमैटिक चीज है या फिर इतना खतरनाक है, जब बीमारी है जो समाज बोलती है, बचपन में बोलती है बच्चों को कि ये गलत चीज है, कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और अगर ये इतना ही खराब है तो पुरुषों के साथ ये बीमारी क्यों नहीं होती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बिल्कुल सवाल है जो ऐसा कि आगे आप अगर क्या प्रक्रिया मतलब रहती है, कैसे जो है कि मेन सवाल ये है कि कैसे आदमी इस चीज को तोड़ पाता है? मुझे लगता है कि वर्जिन या वर्जिनिटीज जैसे शब्दों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। ये इस तरह के शब्द हैं कि किस चीज को वर्जिन कर रहे हैं आप? मतलब एक स्त्री की आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ वही है, उसकी और वही आइडेंटिटी है, और कोई आइडेंटिटी नहीं है, वहीं से आप देखते हैं उसको, उसके अलावा नहीं देखते हैं। मुझे लगता है मेरे खासकर मैं अपने बारे में मेरे लिए इन सारी चीजों को मेरे ध्यान में नहीं, मैं इन सारी चीजों पे कोई सवाल ही नहीं उठता, या मतलब मैं इन सारी चीजों को एकदम दरकिनार करती हूँ। मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और खासकर मैं ये मानती हूँ कि जिस पुरुष को ये लगता है कि वर्जिनिटी जैसा कोई चीज होती है और वो मायने रखती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे पुरुषों से तो काफी फासला ही रखना बेहतर रहता है, या वो मेंटली रूप से बीमार हैं। अगर जिनको लगता है कि वर्जिनिटी जैसी चीज होती है या जो जरूरी है, तो वो बीमार हैं, वो मैं उनको बीमार ही मानती हूँ। तो ऐसे उनको अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए ऐसे पुरुषों का, मेरे हिसाब से। एक सवाल ये भी है जिसको हम कहते हैं कि नहीं कि ये वैज्ञानिक जो है कि क्या कहते हैं, चेतना से युक्त लोग हैं, ये वैज्ञानिक लोग हैं, चीजों को क्या कहते हैं वैज्ञानिक ढंग से देखते हैं, खास करके मेडिकल के लोग कि लेकिन एक जो है कि क्या कहते हैं सवाल उनके ऊपर भी है कि आप जो है कि ढेर सारी दवाएं जो है कि बेच रहे हैं मार्केट में, जो अवेलेबल हैं। मैं पढ़ रहा था तो उसमें 18 अगेन करके था कि आप ये दवा खाइए, आप 18 में दोबारा जीने लगेंगी और आपको क्या कहते हैं बहुत अच्छी फीलिंग होगी, आप पहली बार वाली फीलिंग करेंगी। तो इस तरह की चीजें तो मतलब मार्केट में है ही। और डॉक्टर जो कहा जाता है कि जो बहुत ही क्या कहते हैं प्रशिक्षित होते हैं, वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित होते हैं, और वो लगातार इस चीजों को आप देखेंगे तो पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरह के विज्ञापनों से कि आप आइए और हम जो है कि आपका हाइमन रिपेयर करेंगे, आपको दोबारा क्या कहते हैं कि वर्जिन बना देंगे। तो जो प्रगतिशील है, जो वैज्ञानिक है, उन पे भी ये सवाल है कि आप मार्केट के लिए किस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस पे किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ, जैसे कि मतलब पूंजीवाद का और ये किस तरह का रूप है, ये पूंजीवाद और विज्ञान का ये किस तरह का गठजोड़ है, ये तो इस तरह से दिखता है। प्रॉब्लम मुझे लगता है कि विज्ञान में या तकनीकी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो क्वेश्चन है कि विज्ञान को या तकनीकी को कंट्रोल कौन कर रहा है, जी, ये एक फंडामेंटल सवाल है। और आज के टाइम में जो एक हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, तो बाजार का विज्ञान पे पूरा कंट्रोल है जी। और आप मेडिकल साइंस में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी डिस्पैरिटी है कि जो बीमारियां गरीबों की बीमारियां हैं, आप जो डेंगू, मलेरिया, हैजा, इस पे आपको रिसर्च नहीं मिलेंगे, इस पे आपको बहुत उस तरीके के एडवांस रिसर्च नहीं मिलेंगे, जबकि कैंसर, डायबिटीज़, इस तरीके की चीज़ों पे मिलेंगे। या टेक्नोलॉजी का यूज क्या करना है कि एआई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एआई को क्या यूज हम किसी को एआई का यूज करके और हम प्रोडक्शन को बढ़ा दें, और प्रोडक्शन को बढ़ा करके अगर हम प्रॉफिट खुद के पास रख लें और एक बड़ी आबादी को उसके हाल पे छोड़ दें, तब प्रॉब्लम है जी। तो मेरा ये मानना है कि जो पूरा स्ट्रक्चर है इस पे बात होनी चाहिए कि जो पूरा कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है वो हर चीज़ को कमोडिफाई करता है, हर चीज़ से वो प्रॉफिट बनाता है।
तो जैसे कि आपने बताया कि हाइमेनोप्लास्टी हो रही है, वेजिनोप्लास्टी हो रही है, तो वेजिनोप्लास्टी एक इतना नॉन साइंटिफिक चीज, मतलब, और आप कोई तर्क और आधार हाँ, जिसका है ही नहीं। हाँ, और आप कुछ बताते हैं डॉक्टर की कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है जिसमें वो ब्लॉक हो जाता है, तो उस टाइम में वेजिनोप्लास्टी करना होता है, लेकिन जो मोस्टली वेजिनोप्लास्टी हो रही है इसका कोई आधार नहीं है। वो ये सिस्टम कैपिटलिज्म जिसको हम कहते हैं, या मार्केट, तो दावा करके आया था कि आधुनिकता का दावा करके आया था, विज्ञान का दावा करके आया था, लेकिन एक अवैज्ञानिक चीज को प्रमोट करता है, क्योंकि उससे इस समाज में जो धारणा है उससे वो पैसा बना सकता है, तो उसको भी कमोडिफाई कर रहा है। दूसरी तरफ वो जो विमेन की जो लिबरेशन है उसको भी कमोडिफाई करता है, कि अब ये तो सच बात है कि जो गांव का सामंती समाज है वहां पे वो इतना कंट्रोल है, वो भाई हर कोई एक दूसरे को जानता है, तो विमेन के लिए कोई बहुत लिबरेटेड स्पेस है नहीं। तो जब वो महिला जाती है शहर में जहाँ पे एक दूसरे को लोग नहीं जानते हैं, एक एनोनिमिटी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो लिबरेटेड फील करती है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी जो है, अगर आप इंडिपेंडेंट, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको इंडिपेंडेंट पीजी चाहिए, इंडिपेंडेंट रूम चाहिए महिला को, तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। एट द सेम टाइम जो अगर आपको एकदम बहुत रेस्ट्रिक्शन वाला पीजी चाहिए, उसका भी रेट ज्यादा होता है, क्योंकि पेरेंट जाते हैं साथ में उसके कि नहीं हमको थोड़ा सा कंट्रोल रहे और ये रहे, तो वो दोनों चीज से वो फायदा कमाना चाहता है, वो मुनाफा पे आधारित है, उसका और कुछ वो नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं कि एक सवाल ये है कि अब जैसे शहरों में जाने के बाद अभी जो आज कल्चर आ रहा है, जिससे कि नए नए रिलेशनशिप के फॉर्म आ रहे हैं, लोगों का शादी संस्था और इससे विश्वास टूट रहा है, थोड़ा सा लोग साइंटिफिक हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो इससे विश्वास टूट रहा है। महिलाएं खुद का स्पेस क्लेम कर रही हैं कि नहीं, मतलब आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, भले एक थोड़े ही दायरे में, लेकिन कर रही हैं जो, तो उसको अब नए नए टर्म से जैसे कि सिचुएशनशिप और तमाम इस तरीके की चीजें आ रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये एक विमेन की सेक्सुअल लिबरेशन को दिखाता है? जो ये समाज अगर हम बनाएंगे जहां पर एक दूसरे से किसी को मतलब ना हो, जहां इमोशन ना हो, ये इस तरह का समाज मुझे लगता है कि नहीं चाहिए, बल्कि सॉलिडेरिटी वाला समाज चाहिए, कि एक दूसरे को हम समझें कि नहीं, आपकी सेक्सुअल डिजायर्स को, आपकी नीड को रिकॉग्नाइज करें, और एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हुए हम वो लिबरेशन को इंश्योर करें। तो इस तरीके का समाज एक जो है वो मुझे लगता है कि तब बनता है। उन समाज में अभी भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता है, जिस समाज में जहाँ पे आर्थिक असमानता कम है, तो है ना, और जो समाजवादी समाज है उसके एक अच्छे उदाहरण हो सकते हैं, जहाँ पे लोग एक कम्यून की तरह रह रहे हैं, है ना, तो कम्यून में साथ रहते हुए, जैसे हॉस्टल के एग्जाम्पल हैं कि आप साथ रहते हुए एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये स्टिग्मा, अब हॉस्टल का भी मतलब सारे हॉस्टल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे उस तरह का वो है, तो उस स्टिग्मा से हम बाहर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सोशलिस्ट स्ट्रक्चर और अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर पे हमें बातचीत करनी चाहिए। तो ये रहा आज का हमारा जनमन बहुजन का वर्जिनिटी और मिथक विषय का पहला एपिसोड। इस पे जल्दी हम और बातचीत करेंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे, थोड़ा सा इसको और मेडिकली विस्तार से समझेंगे, कानूनी जो है कि क्या कहते हैं, इसके क्या पक्ष होते हैं, इसको और विस्तार से समझेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। हमारे साथ जो साथी हैं, जो बातचीत करने के लिए जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनका इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस मुद्दे पे खुल करके बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, और आप सब आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।